हमारा इंडियन मॉडल को क्या वहां से सीखना चाहिए, क्या बदलाव एक्सेप्ट करने चाहिए, क्या कैसे कंपेयर करें हम इंडिया? हमारे जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स इंडिया के यूएस और यूके में जाते हैं। एनएचएस में लगभग 25% 30% डॉक्टर इंडियन ओरिजिन के हैं। बहुत सारे सिटीजन्स भी हैं वहाँ पे। तो वहाँ का जो जीपी सिस्टम है और एनएचएस का सिस्टम, उसका बैकबोन उनका जीपी सिस्टम है। जीपी सिस्टम मतलब जनरल प्रैक्टिशनर या फैमिली फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर। जब एएफपीआई की नींव रखी जा रही थी तब आपको लगता था कि इतना बड़ा मूवमेंट बन जाएगा आगे चल के? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हर चीज़ का एक मौका होता है कि 1947 के पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो ये जो 80s में जो फ्रेगमेंटेशन और हाइपर स्पेशलाइजेशन का जमाना आया, तो उसमें कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस की रिक्वायरमेंट सोसाइटी में भी फील की जा रही थी। आपके लिए एक सक्सेसफुल फैमिली डॉक्टर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सक्सेसफुल जो फैमिली डॉक्टर होता है, इसमें हम जो फेमस हमारा एक 9 प्रिंसिपल्स बोलते हैं, 9 प्रिंसिपल्स ऑफ फैमिली मेडिसिन। तो उसमें जो 3-4 मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बताएं कि फैमिली डॉक्टर जो होता है वो उसी कम्युनिटी में रहता है जहाँ उसके पेशेंट्स होते हैं। तो आप उस सराउंडिंग को जानते हैं, लोग आपको जानते हैं और एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है। ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और रहते कहीं और हैं, आप उसी कम्युनिटी के ड्वेलर होते हैं। वेलकम दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का आइकॉनिक हिस्सा रहे हैं। क्योंकि फैमिली डॉक्टर ये ट्रेडिशन अब भारत में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन हमारे साथ आज स्टूडियो में है डॉक्टर रमन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रमन आपका। थैंक यू हिमांशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस शो में बुलाया। और फैमिली फिजिशियंस तो हमेशा ही हमारे सोसाइटी के पार्ट रहे, लेकिन अब उनका इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। बिल्कुल। और हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन का अब दूसरा नाम बन चुके हैं डॉक्टर रमन, क्योंकि न केवल भारत बल्कि ग्लोबली इन्होंने बहुत सी ऐसे कदम उठाए हैं, बहुत से ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो एक बार फिर से भारत में फैमिली डॉक्टर, फैमिली मेडिसिन, इस ट्रेडिशन को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए डॉक्टर रमन से ही जानते हैं इसके बारे में और कहाँ से इन्होंने शुरुआत की, कहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली, इनसे शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर रमन, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? क्या सिस्टम ने सपोर्ट किया, ये लड़ना पड़ा? जी, इसके पहले कि मैं ये बताऊं कि मैं फैमिली डॉक्टर, फैमिली फिजिशियन कैसे बना और कैसे मैंने सोचा, मैं बैकग्राउंड में बताऊं कि मेरे फादर एयरफोर्स में थे और मैंने अपनी पढ़ाई एयरफोर्स स्कूल, सेंट्रल स्कूल से की। तो जब हम क्लास 6 या 7 में थे तब हमारे हिंदी टीचर ने एक प्ले कराया था, तो उसमें उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का रोल दिया। तो उसमें जब मैंने उसको बोला, तब से मेरे जहन में, दिमाग में था कहीं ना कहीं कि ये मुझे कुछ फिजिशियन, डॉक्टर, ऐसी चीज़ लाइफ में करनी चाहिए और करनी है। और बाद में जब मुझे करियर चॉइस लेने का मौका मिला, तब हमारे छोटे से शहर में बहुत सारे फेमस फिजिशियंस, डॉक्टर्स होते हैं। जैसे छोटे शहर में होता है 2-3-4 ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं। तो मेरे मन में वही एस्पिरेशन था कि मैं अपने शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूं, नामी डॉक्टर बनूं। इसी एस्पिरेशन के साथ मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया था। तो वहाँ से शुरू करके और बाद में जब हमने एमबीबीएस कर लिया, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब तो ये ज़माना बदल गया है। अब तो स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, बड़े बड़े सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों का ज़माना है। और शहरों में जैसा हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखते हैं कि सब जगह, मतलब जितने भी इवन टायर 2 सिटीज़ में बड़े स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं और सुपर स्पेशलिस्ट के नाम से सारे डॉक्टर्स उसी कैरियर पाथवे को चुन रहे थे हमारे टाइम में भी। तो हमें ये लगा कि हमें भी उस फील्ड में आगे कोशिश करनी चाहिए कि हम भी स्पेशलाइजेशन के फील्ड में आगे जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह था कि मुझे अपने शहर में या अपने छोटे से जगह में एक फिजिशियन का रोल, कम्युनिटी में जैसे लोगों का होता है, कनेक्ट होता है, उस टाइप का फिजिशियन मुझे बनना है। आपके मन में नहीं आया कि मैं डॉक्टर बनूं तो सिर्फ बहुत पैसा कमाऊं, नाम कमाऊं? नहीं, पैसा नाम तो अगर आप देखें तो ये सबके दिमाग में होता है। ऐसा मैं कहूँ कि मैं पैसा ना कमाऊँ, सबकी ज़रूरतें होती हैं फाइनेंशियल, लेकिन जो मेन था इसमें कि ये आप सेवा भी कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं, मिशन लेके चलें और उसमें सोसाइटी को डायरेक्टली बेनिफिट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई जॉब करनी है, आप डायरेक्टली कम्युनिटी में लोगों के साथ उनको डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं। उनके हेल्थ केयर के बारे में सिंपल एडवाइजेस भी लाइफ के लोगों में चेंजेस ला देते हैं। तो ये मुझे बड़ा अपीलिंग लगता था अपने जब मैंने करियर चॉइस किया। कहाँ से आप?
आप किस जगह से आए और आप आज एनसीआर में इतना बड़ा नाम बन चुके, ग्लोबली आप इतना बड़ा नाम बन चुके, तो उस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई वो हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे ओरिजिनली तो बिहार में एक छोटा शहर है छपरा, वहाँ से हूँ मैं। वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया। उसके पहले मैं अपने फादर, जहाँ हमारी पोस्टिंग होती थी वहाँ पे मैंने डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाई की, बट हाई स्कूल मैंने बिहार से ही किया और इंटरमीडिएट भी वहीं से किया। और उसके बाद फिर मैंने झारखंड में अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धनबाद से MBBS किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मैं दिल्ली आया। और उसके बाद से मैं काफ़ी टाइम से दिल्ली में हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है यहाँ पे NCR में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। सिस्टम ने सपोर्ट किया था शुरू में या लड़ना पड़ा सिस्टम से? नहीं, ये मुश्किल है। अगर आप देखें तो इंडिया का जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है वैसे तो बहुत बड़ा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। हम इस पर प्राइड भी लेते हैं, हम कहते हैं कि बेस्ट मेडिकल डॉक्टर्स हमारे हैं जो UK US में काम करते हैं। लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.5 बिलियन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा। चाइना को हमने पार कर लिया है और अभी भी इंडिया में प्रेसिंग पब्लिक हेल्थ नीड्स हैं। अगर आप शहरों से थोड़ा सा बाहर चले जाएं तो मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है। और पैराडॉक्सिकली आप देखें तो डॉक्टर्स का सारे प्रोफेशंस में है, लेकिन डॉक्टर्स में कोई आपने कभी नहीं सुना होगा कि एम्स से या किसी भी कोर्स से किसी का कैंपस इंटरव्यू होता हो या किसी को करोड़ों रुपए का पैकेज मिलता हो जो IIT IIM में होता है। मेडिकल फील्ड में कभी नहीं ये सुना जाता है, कहा जाता है। तो ये कहना कि आप डॉक्टर बन गए या कहीं से भी आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन बड़ी क्वालिफिकेशन कर ली तो आपकी लाइफ बिल्कुल सीधी है सबके लिए, तो ये ऐसा नहीं है। इसमें आपको फिर से आपको अपने करियर को बनाना पड़ता है। और अभी जो सिस्टम लाइफ टाइम प्रोसेस है, ये हमेशा ग्रो करना है। बिल्कुल हाँ। उसमें अभी जो ट्रेंड था हमारे टाइम में भी और पहले से अब तो ज़्यादा हो गया कि डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा अब हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं। जैसे सब फील्ड्स में है, इवन लॉयर्स भी अब कॉर्पोरेट लॉयर्स बन गए हैं, एम्प्लॉयड हैं। और लेकिन जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स थे वो वैसे रह पाना अब मुश्किल है। बहुत कम डॉक्टर्स चूज़ कर रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करें और वो हॉस्पिटल में ना जाते हों। शहर में जैसे पहले हम देखते थे, अभी भी छोटे शहरों में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं और बड़े हॉस्पिटल्स में जॉब्स नहीं करते हैं। तो वो जर्नी करना NCR में डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ ओवर सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स है, ओवर सप्लाईज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ है। अच्छा, आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मैं फैमिली प्रैक्टिशनर या फैमिली डॉक्टर, फैमिली मेडिसिन इस मिशन को लेकर चलूँ और ये बहुत ज़रूरी है? आपको क्यों लगता है कि फैमिली डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है? जैसे दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ मेरा ज़्यादा डायरेक्ट एक्सपोजर हुआ पॉपुलेशन का, एक बिहार एक झारखंड। दोनों जगह एक तो आदिवासी डोमिनेंट है, झारखंड में आप जानते हैं, बिहार में भी प्रिडोमिनेंट रूरल है। वन ऑफ द मोस्ट रूरल। तो और टफ रहा होगा जब आपने शुरू किया। उस समय रोड्स भी नहीं थे और समय मतलब कि बिजली लाइट ये सब समस्याएं भी थी, मेडिकल फैसिलिटीज तो बहुत दूर की बात है। तो वो जो लोगों की ज़रूरतें थी वो हमेशा वो रहा हमारे माइंड में कि हम वहाँ से आते हैं, अगर हमें ये मौका मिला है एक डॉक्टर बन के तो हम सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट और बेनिफिशियल कर सकते हैं। जब मुझे मौका मिला और पता चला कि फैमिली मेडिसिन का कोर्स होता है दिल्ली में, तो वो मेरे टेम्परामेंट को और मेरे जो एस्पिरेशंस थे डॉक्टर बनने के, जो मेरा विजन था अपने लाइफ में, वो मुझे रियलाइज होता हुआ लगा कि मुझे फैमिली डॉक्टर बन के मैं अभी भी कर सकता हूँ। यानी कि अभी भी आपको लगता है कि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होंगे जिनको पता ही नहीं कि फैमिली मेडिसिन का कोर्स भी होता है? जी, ऐसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे MBBS में अगर आप देखें, थोड़ी सी डिटेल में अगर जाएं तो MBBS में 20 सब्जेक्ट्स होते हैं पूरे 4.5 ईयर्स में। सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको स्पेशलिटीज़ बोलते हैं हमारे मेडिकल टर्म में। और उन स्पेशलिटीज़ में आप सारे जैसे सुनते होंगे, ऑब्स गायनी फॉर एग्जांपल, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, इंटरनल मेडिसिन, आई, ENT, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उनके एग्जाम्स होते हैं, उनके टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं। लेकिन MBBS के कोर्स में फैमिली मेडिसिन मेंशन नहीं है। ये एज्यूम किया जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक MBBS डॉक्टर फैमिली फिजिशियन बन जाएगा, लेकिन ना उनकी पढ़ाई में कोई कंपोनेंट है, ना ही उनका कोई टीचर कोई फैमिली फिजिशियन है, ना ही उनको कोई एक्सपोजर है कि वो किसी फैमिली प्रैक्टिस या फैमिली फिजिशियन के क्लिनिक पे जाके उसको एक्सपोजर को लें और समझें कि इस प्रैक्टिस को कैसे किया जाता है या इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और जो उनके रोल मॉडल्स है लार्जली स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वही उनके टीचर्स हैं। तो ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल है कि हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि MBBS डॉक्टर, आप सुनते भी होंगे कि गाँव में नहीं जाते हैं, डॉक्टर्स की बहुत कमी है या वो शहरों में रहना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जो पढ़ाई होनी चाहिए वो हमारी लार्जली टर्शरी केयर हॉस्पिटल बेस्ड है। बाय रूल्स ही ऐसा ही है कि 500 बेड का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होना चाहिए। तो 500 बेड का हॉस्पिटल तो शहर में ही होगा। गांव में छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, सब डिवीजन के हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें तो पढ़ाई होती नहीं है। लेकिन ऐसा विदेशों में नहीं है। हमने अपने कॉन्फ्रेंस में यही मैं सवाल करना चाह रही थी कि अगर हम क्योंकि ग्लोबली आप जा चुके हैं और देख चुके हैं
वहां का हमारा इंडियन मॉडल को क्या वहां से सीखना चाहिए? जी क्या बदलाव एक्सेप्ट करने चाहिए? जी क्या कैसे कंपेयर करें हम इंडिया? हमारे जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स इंडिया के यूएस और यूके में जाते हैं। एनएचएस में लगभग 25% 30% डॉक्टर इंडियन ओरिजिन के हैं। बहुत सारे सिटीजन्स भी हैं वहाँ पे। तो वहाँ का जो जीपी सिस्टम है और एनएचएस का सिस्टम, उसका बैकबोन उनका जीपी सिस्टम है। जीपी सिस्टम मतलब जनरल प्रैक्टिशनर या फैमिली फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर। वहाँ पे उनका पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर्ड है और उसको उन्होंने ना केवल मतलब कि अपने हेल्थ केयर डिलीवरी में इंटीग्रेट किया हुआ है, बल्कि ऑल्सो जो उनका मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी वो मेन स्ट्रीम्ड है। मेन स्ट्रीम्ड है इसका मतलब ये है कि जनरल प्रैक्टिस की पढ़ाई होती है, वो एक स्पेशलिटी है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर को इनवाइट किया था, प्रोफेसर डेविड बैंड को, अपने कॉन्फ्रेंस में। तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने लेक्चर दिया, काफ़ी उनको लाइक किया और वहाँ पे वो प्रोफेसर हैं, रिनाउंड है, मतलब प्रोफेसर एमरेटस हैं अभी। और वो कहाँ काम करते हैं? वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करते हैं वहाँ पे। हमारे देश में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर काम करते हैं वो कभी भी टीचर से नहीं बन सकते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि रेगुलेशंस ऐसे हैं कि आपको मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का 3 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप अच्छा, आपको लगता है गवर्नमेंट पॉलिसी में भी कुछ बदलाव होना चाहिए? ये जो चैलेंजेस आप बता रहे हैं, इनको ये चैलेंजेस तब ज़्यादा थे 10 साल पहले जब हमने इस मूवमेंट को शुरू किया। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया, उस समय तो बिल्कुल जो हमारे रेगुलेटर्स है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको रिफॉर्म करके अब नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया, उसमें रेजिस्टेंस था क्योंकि वो सारे स्पेशलिस्ट वहाँ पे थे। कोई भी वहाँ पे फैमिली फिजिशियन बाय डिफ़ॉल्ट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप मेडिकल टीचर ही नहीं बन सकते, तो मेडिकल कमीशन में कैसे जाएंगे? तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और वहाँ पे ये था कि जो इंडिया के सिस्टम है, कोई रेफरल सिस्टम नहीं है यहाँ पे। आपको अगर सर दर्द है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, ये ट्रेंड है। आपको पेट दर्द है तो आप गैस्ट्रो के पास जाएं। आपको थोड़ा सा भी फुंसी हो गई तो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं। लेकिन इससे होता है कि कॉस्ट ऑफ केयर बहुत बढ़ जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे हेडेक का मैं एग्जांपल दूं तो हेडेक हम तो समझते हैं कि सर में हो रहा है तो ये न्यूरोलॉजिस्ट के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन सर में दर्द शुगर हाई होने से हो सकता है, सर में दर्द बीपी हाई होने से हो सकता है, सर में दर्द दांतों में दर्द या किसी इन्फेक्शन से हो सकता है, सर में दर्द आपके किसी विजन की प्रॉब्लम से हो सकता है। तो ये सब अलग अलग स्पेशलिटी से हो, लेकिन इन जनरल ले पर्सन के हिसाब से तो लगेगा कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। जब आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप एमआरआई कराते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं, ये तो आपका शुगर हाई था या बीपी हाई था। तो इस टाइप की कंफ्यूजिंग सिचुएशन है जिसमें अनफिल्टर्ड पेशेंट्स जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और जो हमारे यहाँ समस्या है कि भीड़ भाड़ बहुत होती है। एम्स का देख लें, सफदरजंग हॉस्पिटल को दिल्ली में देख लें, कितनी भीड़ होती है। इसका कारण ये है कि जो प्राइमरी केयर फैसिलिटीज़ हैं, कम्युनिटी बेस्ड जो डिस्पेंसरीज हैं, जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वो डिसफंक्शनल हैं, उनको लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं। और छोटे डॉक्टर्स जो शहरों में बैठते हैं, वहाँ से भी लोग छोटी बीमारियों के लिए बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हैं। इवन यहाँ तक कि अपने सांसद और मंत्रियों के भी सिफारिश के लेटर लेके जाते हैं कि एम्स में हमें दिखा दें। हम दिल्ली में रहते हो तो बिहार से लोग आते हैं कि हमें एम्स में आप दिखवा दें। जब हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तो छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि बीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन उसको वो अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से समझते हैं कि वो बड़ी जगह में दिखाया जाना चाहिए, मेदांता में दिखाना चाहिए या किसी बड़े हॉस्पिटल में गंगाराम में दिखाना चाहिए। ऐसी एक जन भावना बन गई है, ऐसा एक ट्रेंड बन गया। अच्छा, आपको क्या लगता है पीछे की वजह क्या है कि ये जो कल्चर है फैमिली डॉक्टर, ये धीरे धीरे गायब क्यों हुआ? हमें पहले ऐसा लगता था कि ये एक शायद अपने आप ही हो गया कि सोसाइटी बढ़ गई, साइंस आगे बढ़ गया और मतलब चीज़ें बहुत डेवलप हो गई, इवॉल्व हो गई। आप देखिए बड़ी बड़ी मशीनें, एमआरआई, सीटी स्कैन, रोबोटिक सर्जरीज, लेजिक सर्जरीज, बहुत सारे ऐसी नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं। 50s के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ग्लोबली एक इसमें पूरे साइंस में विस्फोटक इसमें चेंजेस आए हैं। तो हमें ऐसा लगता था शायद ये ओल्ड ट्रेडिशन हो गया, या इस पे अब कौन फैमिली फिजिशियन के पास जाता है। लेकिन फिर भी आप देखें कि एक जो पर्सनलाइज्ड केयर की जहाँ बात होती है और जो हॉस्पिटल में केयर की बात होती है, तो अब जहाँ पे आपको सुई की ज़रूरत है वहाँ पे आप टैंक नहीं चला सकते हैं। तो आप डिस्प्रोपोर्शनेट मिसमैच, अगर आप फैसिलिटी में जाएंगे तो आपका इलाज सही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी बीमारियों के लिए जाते हैं। हमने देखा है कि डेंगू का इलाज और बाईपास सर्जरी के इलाज का कॉस्ट एक ही है। मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, आपको लूज मोशन हो गया, हॉस्पिटल भर्ती हुए तो 1.5 लाख खर्चा हुआ, 2.5 लाख खर्चा हुआ, और आप बाईपास कराते हैं उसमें 2.5 लाख, उसमें भी खर्चा होता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट कॉस्ट इंडिया में, इसके ऊपर बहुत लोगों में डिसग्रंटमेंट भी है, डिससेटिस्फैक्शन भी है
कि हॉस्पिटल्स के खिलाफ या इवन मतलब जो सरकारी में जाए तो भीड़ है और प्राइवेट पे बहुत महंगा है और सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। अच्छा, आपको लगता है कि कोविड-19 के बाद ये बदलाव आया है? कोविड-19 ने बहुत कुछ बदल दिया हेल्थ केयर सिस्टम। कोविड-19 में सबसे बड़ा ये हुआ कि अब वो हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो सबसे पहला तो ये बैरियर होगा कि हॉस्पिटल के बिना कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो अब हुआ कि पहले तो था कि इंस्टीट्यूशनल केयर में उनको एडमिट करके हम क्वारंटाइन करेंगे, बट जब पेशेंट्स हमारे नंबर्स बढ़ने लगे तब हुआ कि नहीं, होम केयर करना है। होम केयर करना है तो उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कैसे देखेंगे उसको। और कोविड में कोई एक ऑर्गन की बीमारी तो थी नहीं, इसमें दिमाग का, सांस का, स्किन का, आपको मेंटल हेल्थ की बहुत सारी चीज़ें थी। और घर में देखने के लिए जो नियरेस्ट डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए वो फैमिली फिजिशियन था ही नहीं हमारे सिस्टम में, और हॉस्पिटल आप जा नहीं सकते हैं। उस टाइम में फिर लोगों ने ढूंढना चाहिए कि हमारे कोई जान पहचान में कोई डॉक्टर हो, कोई हमारा ट्रस्टवर्दी डॉक्टर हो जो हमें गाइड कर सके। वो एक टाइम था और उसी टाइम में मुझे याद है कि हमारे एसोसिएशन को भी इनवाइट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। जब हमारे ये लॉकडाउन लगने वाला था उसके एक दिन पहले मीटिंग थी दिल्ली में, प्राइम मिनिस्टर ने कन्वीन की थी सारे मेडिकल एसोसिएशंस की, और उसमें फर्स्ट टाइम डिसाइड हुआ कि टेलीमेडिसिन को लीगलाइज किया जाएगा। उसके पहले लीगलाइज भी नहीं था, व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे आप कंसल्टेशन नहीं दे सकते थे। उसके बाद फिर मैंने खुद कोविड के सेकेंड वेव में कम से कम 3 से 5 हज़ार फैमिलीज़ को डायरेक्ट केयर दिया अपने फ़ोन पे, और बहुत सारे लोग बेनिफिशियल, आज भी वो लोग रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं हमसे और इलाज कराते हैं। और उस टाइम से लोगों में भी ये चेंजेस आए कि नहीं, मेडिकल सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और फैमिली फिजिशियन का जो रोल था सोसाइटी में, जो होम बेस्ड केयर वगैरह थे, और जो पहले सिनेमा में हम देखते थे कि डॉक्टर्स बैग लेके घरों में जाते थे, वो एक नॉस्टैल्जिया बन गया था। अब वो दोबारा से उसमें एक इंटरेस्ट है, अभी रिवाइव हुआ सोसाइटी में। और ये एकेडमिक्स में और पॉलिसी में तो हम अपने लेवल से पिछले 10 सालों से कोशिश करते हैं, उसके भी अब रिजल्ट काफ़ी सारे आए हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक फैमिली डॉक्टर क्या सिर्फ किसी बीमारी का इलाज नहीं करता, आपको लगता है कि वो एक लाइफस्टाइल को भी गाइड करता है, क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री जानता है? जी जी, लोग हमसे पूछते हैं कि बिल्कुल आपने सही कहा कि वो आपको जानता है, आपके खान पान को जानता है, आपके परिवार को जानता है, और उससे आपका एक कंटिन्यूड रिलेशनशिप होता है। हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट के साथ आपका ट्रांजेक्शनल होता है एक बार के लिए। जैसे आपकी सर्जरी हुई, आपने सर्जन को देखा, फिर कभी भी लाइफ में हो सकता है मुलाकात ना हो, लेकिन फैमिली डॉक्टर के तौर पे मैं जानता हूँ कि वही पर्सन मेरे पास खांसी के लिए आता है, फिर वो डायबिटीज़ के लिए आता है, फिर अपने बच्चों के लिए आता है, फिर एल्डरली पेरेंट्स के लिए आता है। एल्डरली पेरेंट्स की बात करें तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। आँख की प्रॉब्लम है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, न्यूरो की है, ऑर्थो की है, और उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि 90% ऑफ जो प्रॉब्लम्स है, मेडिकल प्रॉब्लम्स जो कम्युनिटी में है, उसको एक सिंगल फैमिली फिजिशियन, बाय रिसर्च में बोल रहा हूँ मैं, अपना एक्सपीरियंस भी मैं इसको कह सकता हूँ, लेकिन रिसर्च में ऐसा है कि 90% प्रॉब्लम्स को कम्युनिटी में सॉल्व कर सकते हैं और उनको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फैमिली फिजिशियन जो होता है वो होल पर्सन डॉक्टर है। लोग पूछते हैं ना कि आखिर फैमिली फिजिशियन किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, हमसे भी पूछते हैं कि आप किस ऑर्गन के, किस चीज़ के डॉक्टर हैं। तो मैं कहता हूँ मैं पूरे बॉडी का डॉक्टर हूँ, मैं होल पर्सन डॉक्टर हूँ। मैं ये बताता हूँ कि मैं लाइफ साइकिल डॉक्टर हूँ। लाइफ साइकिल मतलब कि बच्चों की एज से लेके बुढ़ापे तक, इवन जो एंड ऑफ लाइफ केयर में जो सिचुएशन होते हैं उस सिचुएशन तक हम लोगों को गाइडेंस चाहिए। तो और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो खर्चे अस्पताल में नहीं उठाए जा सकते हैं, घरों में इलाज करना, गाइडेंस चाहिए। इथिकल, मोरल, सोशल ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं फैमिलीज को कि क्या करें। डॉक्टर रमन, अभी की जो लाइफ है वो तो बिल्कुल भाग रही है जी, डिजिटली, कॉर्पोरेट कल्चर, इसमें आप कैसे देखते हैं जो एआई है या फिर जो डिजिटल टूल्स हैं, हम किसी प्लेटफॉर्म की बात करें, ये इस मिशन को कि फैमिली डॉक्टर हो, फैमिली मेडिसिन हो, इसमें रुकावट है या सपोर्ट करते हैं? ये इसको सपोर्ट करता है, रीइंफोर्स करता है, क्योंकि एआई हो या डिजिटल हो। मैं गूगल की बात करूं सिंपल, कि गूगल से इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन गूगल का एल्गोरिदम वो ये है कि जो गूगल पे तो अगर आप कोई डिजीज को गूगल करते तो वो लगता है कि बस मैं मर ही जाऊंगा जी। तो मैं यही बात आपको बताने लगा था। एल्गोरिदम का फर्क ये है कि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो पॉपुलर कंटेंट को ऊपर लाता है। हाँ। मतलब जो और पॉपुलर वो होगा जो खतरनाक है, विभत्स है, रेयरेस्ट है, लेकिन जो हमारा मेडिकल रीजनिंग उसके अपोजिट है। हम रेयरेस्ट चीज़ों को सबसे लास्ट में देखते हैं। तो लोगों को चेस्ट पेन होता है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, अभी जैसे कोई घटना हो जाती है, कोई सेलिब्रिटी की डेथ हो गई, अभी शेफाली जरीवाला उनकी डेथ हो गई, तो बहुत सारी फीमेल्स आती हैं मुझे यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है, लेकिन हम देख के बता सकते हैं कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। मैं आउटराइट बता देता हूँ कि आपको कोई किसी चेकअप की भी जरूरत नहीं है। तो
एआई से बता रहे हैं लोग, और ऐसा हो भी रहा है कि बहुत सारी जो मेडिकल के जो सर्विसेज हैं वो उसमें डॉक्टर्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब एमआरआई की मशीन इतनी एक्यूरेट हो जाएंगे कि उसमें फिर किसी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं होगी, उसका कोई रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी। कीमोथेरेपी कैसे दे रहे हैं अभी इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स और स्टडीज आई हुई हैं, तो उसमें अब जो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं बता रहे हैं ऐसे, मतलब मैंने पढ़ा है ग्लोबल जर्नल्स में कि वो उनकी ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि वो सारा एल्गोरिदम ड्रिवन हो जाएगा और इतनी एक्यूरेसी आ जाएगी एआई के थ्रू, जेनेटिव एआई के थ्रू, कि वो फिर वो डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जहाँ फैमिली डॉक्टर्स का है उसमें पर्सनल रिलेशनशिप है, और उसमें एक पर्सन की जो पर्सनलाइज केयर होती है वो रिप्लेस इसलिए नहीं कर सकता कि हर इंडिविजुअल यूनिक है। बुखार हुआ है लेकिन किस पर्सन को हुआ है, किस एज में हुआ है, किसने किस दिन आया हुआ है। तो कहने को तो ये बुखार बहुत आसान है कि बुखार है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो 5वें दिन आया, पहले दिन आया, दूसरे दिन आया, उस पर्सन को उस बुखार से कितना डिस्कम्फर्ट है, बुखार कितना तेज है, बुखार किस वजह से हुआ है। तो इतनी चीज़ों को एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करके सेफ, मतलब हम अपने ऑडियंस को ये बता दें कि अगर कुछ भी आपको सिम्टम्स हैं वो गूगल ना करें, गूगल वो डॉक्टर से कांटेक्ट बिल्कुल करें। बिल्कुल, जैसे हम लोग या आमतौर पे ऐसे बोला जाता है कि डॉक्टर गूगल के थ्रू है, अगर आपने किया है तो बहुत बार लोग इससे परेशान होकर फिर हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कोई यूरिक एसिड बढ़ गया, किसी का कुछ ऐसा रिपोर्ट में आ गया कि मेरा तो एसजीपीटी बढ़ गया। हाँ। तो वो डर के फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, वो फिर हमारे पास आते हैं कि हमारे तो रिपोर्ट में जो हमारे 80 पैरामीटर्स है उसमें 20 तो रेड हो रखे हैं। तो वो फिर डर के हमारे पास आते हैं, तो डर जाते हैं। फिर हमको बताते हैं कि नहीं, ये बीमारी के रेंज में नहीं है, हाईलाइट है ज़रूर, लेकिन हर चीज़ आपकी बीमारी नहीं होती है। अच्छा, जो यंग डॉक्टर्स हैं वो जो इस फील्ड में आ रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं फैमिली मेडिसिन को लेके? देखिए, अब जो ज़माना है किसी भी फील्ड में, आप देखिए कि अब सर्विस और जॉब वाला ज़माना नहीं है। हर फील्ड में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हो रहे हैं। एआई का आपने बताया एग्जांपल है, इवन जो आईटी इंजीनियर्स थे जिसके ऊपर हमारा पूरे कंट्री का सर्विस इंडस्ट्री टिका हुआ था, वहाँ भी अब चैलेंजेस है कि जो वो कर रहा था वो तो एआई कर रहा है। तो मेडिकल फील्ड में भी पहले से ही सर्विस ड्रिवन जो सेक्टर है उसमें कोई एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स नहीं है। आप कभी नहीं सुनते होंगे, जैसे मैंने बताया कि किसी को 5 करोड़ की सैलरी मिल गई, या एम्स से किसी ने कोई एमडी, डीएम या एमसीएच कुछ कर लिया तो उसको कोई 5 लाख की भी सैलरी मिल गई। ऐसा नहीं होता है। तो अब जो इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल ग्रेजुएट्स बन रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा साल के बनते हैं, 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। इतने ही नंबर्स में इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, फिलीपींस में, चाइना में। अभी आपने देखा ईरान से रेस्क्यू करके लाया गया बच्चों को मेडिकल में, फिर यूक्रेन वॉर में वहाँ से, रशिया से बहुत सारे बच्चे वापस आए। तो 1 लाख के करीब बाहर बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो ये लोग वापस आके, या सारे बच्चे अल्टीमेटली, ये हॉस्पिटल्स में इतनी एम्प्लॉयमेंट है नहीं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप कम्युनिटी में जाएं जहां हमारी पॉपुलेशन है, 1.5 करोड़ की आबादी है, उनके प्रेसिंग पब्लिक हेल्थ नीड्स हैं, उनको बीमारियां हैं, हाई मॉर्बिडिटी है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उसमें फैमिली प्रैक्टिस करना आसान है। आपको किसी हॉस्पिटल के ऊपर, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, और ईजी है और रिस्पेक्ट भी है। फैमिली मेडिसिन का कोई सक्सेसफुल मॉडल आपने बाहर देखा है जो भारत में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, जो अभी नहीं आया है? बाहर में तो जो सबसे ज़्यादा नाम होता है वो यूके का एनएचएस सिस्टम है। उसमें भी कुछ प्रो एंड कॉन्स है, लेकिन ये ज़रूरी है। जैसे इंडिया में हम बात करें आयुष्मान भारत में, तो अभी जैसे 5 लाख का इंश्योरेंस है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, उसमें आउट पेशेंट कवरेज नहीं है। उसमें होता है कि जैसे बहुत सारे जो बड़े प्रोसीजर्स होते हैं, एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं, वो हॉस्पिटल्स में हो जाते हैं। अगर आप समझे कि पूरे 1.5 करोड़ आबादी को वो कवर दे दिया जाए तो उसका कॉस्ट ऑफ केयर कितना ज़्यादा होगा। अगर उसमें कोई गेट कीपिंग नहीं हो, कोई स्क्रीनिंग नहीं हो, और हर मरीज हॉस्पिटल में ही जाके बड़ा इलाज कराए, और चीज़ों को पहले एस्केलेट होने से ना रोका जाए। जिसको ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया गया, शुगर ठीक कर लिया गया, उसको किडनी फेलियर क्यों होगा, उसको डायलिसिस की ज़रूरत क्यों होगी, उसको स्ट्रोक क्यों होगा, उसको हार्ट अटैक क्यों होगा। तो स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए जैसे बाहर की कंट्रीज़ में, सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा है कि फैमिली फिजिशियंस को पहले दिखाते हैं, उसके बाद रेफरल के बाद ही आप हॉस्पिटल या स्पेशलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, जो ये बदलाव है इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या रोल आप मानते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी ये रियलाइज़ किया है। जैसे मैं क्योंकि मैं एसोसिएटेड रहा हूँ इस इनिशिएटिव से, अपोलो हॉस्पिटल्स तो इंडिया में जैसे पायनियर है हॉस्पिटल केयर में, लेकिन इन्होंने अब कम्युनिटी बेस्ड क्लिनिक्स स्टार्ट किए हैं। बहुत सारे फैमिली फिजिशियंस को रिक्रूट किया है। अपोलो जो फार्मेसीज हैं उसके साथ इन्होंने डॉक्टर्स को एसोसिएट करना शुरू किया है, और उसमें भी जैसे आप अपोलो फार्मेसी से ऑर्डर करें तो उसमें आपको डॉक्टर की एडवाइस, कंसल्टेशन, ऑनलाइन ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो फैमिली फिजिशियंस ही होते हैं। तो
उनको भी ये है कि अब हमें कम्युनिटी में हॉस्पिटल के बाहर फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है, जो कि फैमिली मेडिसिन ट्रेन्ड पर्सन या फैमिली फिजिशियन जो एक्सपीरियंस है उनको एम्प्लॉय करके उनके थ्रू कम्युनिटी को सर्विस करें, और जिन लोगों को ज़रूरत हो उन्हीं को हॉस्पिटल्स में हम देखें। सबको ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटल बुला के हम ओपीडी में या एडमिट करके इलाज करें। जो इस तरह के प्लेटफॉर्म है जैसे डॉक24 हो गया, प्रैक्टो है, ये इस जो प्लेटफॉर्म है ये आपका जो मिशन है फैमिली प्रैक्टिशनर को एक बार फिर से ट्रेडिशन में लाने का, मेन स्ट्रीम में लाने का, ये हेल्प करता है? ये हेल्प करते हैं, इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि जो फैमिली फिजिशियन का जो प्रैक्टिस है उसमें ज़्यादातर चीज़ें हिस्ट्री टेकिंग और डायग्नोसिस हमारे बातचीत से हो जाती है। तो टेली कंसल्टेशन में आप बिल्कुल एग्जामिन तो नहीं कर सकते। अगर आपको स्पेशलिस्ट आपको कान के अंदर देखना है, एक्यूरेसी कितनी होती है, कितना परसेंट में? परसेंटेज में अगर देखा जाए तो फैमिली फिजिशियन की प्रैक्टिस में तो 95% मैं बोल सकता हूँ कि डायग्नोसिस आप बात से और हिस्ट्री टेकिंग से कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन में आपको बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज चाहिए होती है जिसमें आपको डायग्नोसिस इंश्योर करना होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम जो फैमिली फिजिशियंस के कॉन्टेक्स्ट में होती है उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। जो ग्लोबल बॉडीज है खासतौर से जैसे WHO है, वो इस मिशन में कितना हेल्प करती हैं? उनके किस तरह के गाइडलाइंस हैं? WHO का जो मिशन है जिसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात हो रही है पूरी दुनिया में, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब कि किसी को भी हेल्थ केयर एक्सेस के लिए डायरेक्टली पे करने का बर्डन ना हो, और उसका जो फाइनेंशियल बर्डन या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सरकारों के ऊपर हो। और ये WHO का मेन एजेंडा है अभी के टाइम में अगर हम देखें तो, और उसी के तहत इंडिया में भी आयुष्मान भारत एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का प्रोजेक्ट है, और उसमें फैमिली मेडिसिन फैमिली फिजिशियन की जरूरत है क्योंकि स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी आपको। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और फैमिली डॉक्टर ये दोनों मिलकर इस सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं? जी, ये टीम है। जो फैमिली डॉक्टर की हम बात करते हैं तो जैसे हॉस्पिटल में भी टीम होती है, टेक्नीशियंस होते हैं, नर्सेज होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, तो उनके बिना कोई डॉक्टर अकेले आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता है। और कम्युनिटी में तो ये और भी चैलेंजिंग है कि अकेले केवल आपके करने से नहीं होगा, तो उसमें जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं और गवर्नमेंट के सेक्टर में जैसे हमारे पास 10 लाख आशा वर्कर्स हैं, जो स्मॉल सेंटर्स सब सेंटर जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पे तो डॉक्टर्स भी नहीं होते हैं। तो वहाँ पे अब डिजिटली और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज गवर्नमेंट भी कर रही है और प्राइवेटली भी इसको एज ए टीम हम इसको लें तो ये बेस्ट इसका आउटकम होगा और इसमें ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिलेंगे पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके लिए एक सक्सेसफुल फैमिली डॉक्टर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सक्सेसफुल जो फैमिली डॉक्टर होता है इसमें हम जो फेमस हमारा एक 9 प्रिंसिपल्स बोलते हैं, 9 प्रिंसिपल्स ऑफ फैमिली मेडिसिन, तो उसमें जो 3-4 मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बताएं कि फैमिली डॉक्टर जो होता है वो उसी कम्युनिटी में रहता है जहाँ उसके पेशेंट्स होते हैं। तो आप उस सराउंडिंग को जानते हैं, लोग आपको जानते हैं और एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है। ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और रहते कहीं और हैं, आप उसी कम्युनिटी के ड्वेलर होते हैं। दूसरा होता है कि पर्सनलाइज केयर उन देने की जो इंटरपर्सनल स्किल्स उनकी होती हैं और जो रिलेशनशिप होता है उनके पेशेंट्स के साथ, वो हॉस्पिटल वाले जो कम्युनिकेशन होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में होता है कि आप कंसेंट दें, साइन करें, लीगैलिटीज होती है। यहाँ पे एक सोशल रिलेशनशिप होता है। पेशेंट ज़्यादा एम्पावर्ड होता है कंसल्टेशन में, वो आपके सामने बैठा होता है और वो डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या करना है, क्योंकि कोई बड़ी इमरजेंसी चैलेंज तो है नहीं। तो मोस्टली कन्वर्सेशंस होती हैं जिसमें पेशेंट जब कन्विंस होते हैं तो इलाज को ऑप्ट करते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल्स और पर्सनलाइज केयर जो होता है वो फैमिली डॉक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में बेहतर होता है। फैमिली डॉक्टर जो होता है वो होल पर्सन केयर देता है। होल पर्सन केयर मतलब कि बॉडी का कोई पार्ट हो, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए कॉम्पिटेंसीज जो होनी चाहिए वो आनी चाहिए। हमारा जो टेम्परामेंट हो उसके वो एक जो हम बोलते हैं कि जनरलिस्ट होना चाहिए। जैसे आप जर्नलिस्ट हैं या जजेस हमारे हैं, तो वो ये जजेस ऐसा नहीं होता कि हम इस केस को सुनेंगे, इस केस को नहीं सुनेंगे। वो तो कोई लीगल केस आएगा, किसी भी डोमेन से आएगा तो सुनेंगे। आप जर्नलिस्ट हैं, कोई भी एक्सपर्ट होगा, किसी भी डोमेन की न्यूज़ होगी, कोई भी ऐसी बात होगी तो उसके ऊपर आप बात कर लेंगे। तो आपका जो वो जर्नलिस्ट है, आप स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म होता होगा, लेकिन एक जर्नलिस्ट का होता है जो डोमेन होता है। मैं बता रहा हूँ, जैसे IAS ऑफिसर है, वो किसी भी फील्ड में, गन्ना विभाग में भेज दें, फिर कृषि विभाग में भेज दें, फिर शिक्षा में भेज दें, तो जर्नलिस्ट होता है। तो हर सिस्टम में स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। जहाँ बात होती है स्पेशलिस्ट भी चाहिए होते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट की भी जरूरत होती है, उतनी बराबर होता है। और दोनों का कंट्रीब्यूशन होने पे ही वो सिस्टम बैलेंस रहता है। हमारे यहाँ वो थोड़ा सा मेडिकल फील्ड में इम्बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा जो पाथवे है ये रोड ऑफ नो रिटर्न्स जैसा हो गया है का मतलब कि बेसिक डॉक्टर, स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट के पाथवे में ही चलते हैं।
और पब्लिक की भी मेंटल ट्यूनिंग वैसे ही हुई जिसको थोड़ा सा मतलब कि एजुकेट करने की रिवर्सल की ज़रूरत है। दो हिस्से हैं भारत के, ग्रामीण भारत, एक शहरी भारत। इसमें भी अगर मैं अर्बन पुअर्स की बात करूं, उनके लिए जो ये फैमिली मेडिसिन है कितना क्रिटिकल हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पूछा। सारे जो हमारे सिटीज़ हैं, बड़े सिटी जहाँ पे हम बोलते हैं कि बेस्ट फैसिलिटीज़ है, दिल्ली को एग्जांपल है, जहाँ पे मल्टीपल बॉडीज़ हैं, दिल्ली गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, आपका कैंटोनमेंट एरिया है जहाँ मिलिट्री उसको एडमिनिस्टर करती है, CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े। वहाँ पे आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारी जो पॉपुलेशन है 60 to 70% वो उनकी जो इनकम है या जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो लो इनकम ग्रुप में है, झुग्गियों से लेके वो अनऑथराइज कॉलोनीज़ में है। और वहाँ पे जो इनकी केयर है वो मोस्टली क्वैक्स करते हैं प्राइमरी केयर में। तो उनको क्या स्पेशलाइज केयर या स्टैंडर्ड केयर या गुड क्वालिटी केयर, हम इसको बोलते हैं गुड क्वालिटी प्राइमरी केयर, तो गुड क्वालिटी केयर का एक्सेस क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? और क्या उनके लिए ये चीज़ महंगा है? जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि जैसे गैस हम घरों में यहाँ तो सप्लाई आती है पाइपलाइन से, सिलेंडर भी जिसको एक्सेस में मिल जाता है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो 2 किलो खरीदता है और उसको महंगा पड़ता है। तो जैसे हेल्थ केयर में आप जब उसको सस्ते में लेते हैं तो एक्चुअली वो आपको महंगा पड़ता है, उसके लिए ज़्यादा महंगा है वो। तो उनके लिए फैमिली मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके लिए ज़रूरी भी है कि उनके लिए जो सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया जाए। अच्छा, जो AFPI है जी, उसका कोर विजन क्या है? कोर विजन हमने जब बनाया शुरू में तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसके अंडर हमारे जो पैट्रन, जो हमारे जो बोलते हैं कि पितामह, वो डॉक्टर PC बाटला, उनको 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, BC राय अवार्ड जो नेशनल प्राइज होता है डॉक्टर्स के लिए, 2 बार मिला। एक बार जनरल प्रैक्टिस को पॉपुलराइज करने के लिए, एक बार सोशल सर्विस को। यूनिक पर्सनालिटी है वो। 1946-47 में पाकिस्तान से है, दिल्ली में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने इस्टेब्लिश किया 60s में 70s में कि यहाँ पे GP सिस्टम होना चाहिए, लेकिन समहाउ वो उनका विजन सक्सेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने सेलेक्टिव प्राइमरी केयर को चुना, जिसमें हमने ये सेलेक्ट किया कि हम लिमिटेड बीमारियों को एड्रेस करेंगे पब्लिक हेल्थ में, जैसे मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, कालाजार प्रोग्राम, 36 प्रोग्राम्स इंडिया में चलते हैं। उसमें फैमिली फिजिशियन का कोई रोल नहीं था। ये उस टाइम की पॉलिटिकल मजबूरी समझ लें या हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन समझ लें कि हमने डिसाइड किया कि हम केवल डिजीज फोकस वर्टिकल प्रोग्राम चलाएंगे। और तब से लेके इसमें ये चैलेंज ये था कि फैमिली फिजिशियंस के ट्रेडिशन को कैसे रिवाइव। डॉक्टर बाटला के बाद इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं हो रहा था, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। तो हमने देखा कि जब तक इसको ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में ना शुरू किया जाए, इसकी ऑर्गेनाइजेशनल आवाज़ ना उठाई जाए, तो ये मुश्किल होगा। तो इसलिए हमने 2010 में एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया बनाया। जानबूझ के हमने इसमें एसोसिएशन नहीं लिखा क्योंकि कोई हम इसमें ट्रेड यूनियनिज्म नहीं करना चाहते थे। इसमें हम एकेडमिक्स को प्रमोट कर रहे थे कि इसकी ट्रेनिंग कैसे हो, कैरिकुलम कैसा हो, रिसर्च कैसी हो, इसमें कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसा हो, उन चीज़ों को लेके हमने इसको स्टार्ट किया। ये उसका रीज़न था क्योंकि उसमें एक वैक्यूम था, कोई इसकी डिमांड नहीं कर रहा था, जबकि ये पॉलिसीज़ में था। 2002 की पॉलिसी देखें वाजपेयी गवर्नमेंट की, उसके बाद सक्सेसिव मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में जगह जगह आप देखें, हमने रिसर्च में देखा कि ये लिखा हुआ था कि फैमिली मेडिसिन को 25% ग्रेजुएट्स को इसमें भेजना है, लेकिन प्रैक्टिकली ये हो नहीं पा रहा था। तो इसकी आवाज़ उठाने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया और तब से ऑर्गेनाइजेशन पैन इंडिया, आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि कश्मीर से लेके साउथ में तमिलनाडु तक और इधर नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड से लेके गुजरात तक कोई ऐसा स्टेट नहीं जहाँ पे हमारे मेंबर्स नहीं हैं। हर स्टेट में कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं। महसूस होता है पीछे मुड़ के जब आप AFPI को देखते हैं? मुझे तो पर्सनली बहुत प्राउड होता है। आज की डेट में मैं बात करूं तो मुझे आज इनविटेशन था कर्नाटका स्टेट चैप्टर की, हमारी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है बेंगलोर में आज की डेट में। इसी महीने में हमारी पुट्टापुर्थी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हो रही है। कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि ऐसे लाइक माइंडेड लोग साथ में आ रहे हैं। तो मैं जो अकेले बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सारे डॉक्टर्स के बिहाफ, और आप जब इन कॉन्फ्रेंसेज में जाएंगे तो कोई आपको ओल्ड डॉक्टर नहीं दिखेगा कि पुराने जमाने वाले जो ओल्ड जनरेशन, जो हम बैग वाले डॉक्टर जो फिल्मों में देखते थे, वो 70s 80s में हैं आज की डेट में। आप कलकत्ता में भी देखें तो वो ट्रेडिशन डाई हो रहा था। हमने यंग डॉक्टर्स को अट्रैक्ट किया और उनको ऑर्गेनाइज किया और उनकी तरफ से एडवोकेसी के डिमांड किए। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, RTIs डाली, हमने रिप्रेजेंटेशंस दिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, अलग अलग स्टेट्स में। हम उसको अपने जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप है या ब्यूरोक्रेसी को एंगेज करते हैं और उसके पॉजिटिव आउटकम हुए।
तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वोनका, इसके फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं आप जी। तो वोनका में साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करते वक्त वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? साउथ एशिया पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंजिंग एरिया है। पॉलिटिकली तो हमें पता ही है कि साउथ एशिया में कैसे है पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि 1/4 पॉपुलेशन इसी एरिया में रहती है। कुछ देश तो छोटे हैं, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को ले लें तो ये 25% पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर रिलेटेड यहीं पे प्रॉब्लम्स हैं, प्रेसिंग पब्लिक हेल्थ नीड्स हैं और उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी जो कलेक्टिवली हम जो आवाज़ उठा सकते हैं वो इसी फोरम के थ्रू था। तो हमने सारे डॉक्टर्स को ऑर्गेनाइज किया कैसे हम उसको करें और कैसे अपने गवर्नमेंट्स को हम इन्फ्लुएंस करें। रिसेंटली मुझे मौका मिला श्रीलंका जाने को और वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के सामने। मुझे बोला गया कि मैं अपने व्यूज़ रखूं। तो मैंने वहाँ पे उनकी कॉन्फ्रेंस में बोला और मुझे मौका मिला हाई ऑफिशियल से मिलने का। मुझे नेपाल में भी हाई ऑफिशियल से मिलने का मौका मिला जब मैं वहाँ गया। मैं भूटान गया, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर से मुझे मिलने का मौका मिला। तो एक इन्फ्लुएंस डेवलप होता है जब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं। इंडिया में भी जब हमने ऑर्गेनाइज वे में इस बात को करना शुरू किया तो पहले जब अभी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी, उनसे हमने 15 में उनको अपनी कॉन्फ्रेंस में बुलाया। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी हैं, वोंका की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रूरल हेल्थ की 18 में हमने इंडिया में दिल्ली में कराया था। तो वेंकैया नायडू जी हमारे चीफ गेस्ट थे, उसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर अश्विनी चौबे जी उसमें हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे, नेशनल हेल्थ मिशन डायरेक्टर। तो ये सारे लोग हमारी बातें अब सुनते हैं। तो ये वोंका के थ्रू पॉसिबल हुआ क्योंकि वोंका में ग्लोबल लीडरशिप थी, वहाँ हमें लर्निंग भी हुई, स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी के बारे में पता चला और उसको हम कोशिश करते हैं कि इंडिया का, हमारा यही एस्पिरेशन है कि इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो ग्लोबल क्वालिटी का हो, जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन भी है। तो 10 साल बाद इंडिया में आप फैमिली मेडिसिन को कैसे देखते हैं? क्या विजन है आपका? मेरा विजन ये है कि जैसे जो स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही है तो हम इसको इमेजिन करें, वो अभी है नहीं, लेकिन इमेजिनेशन में करें कि स्मार्ट सिटीज़ में हेल्थ केयर कैसा होगा। अभी आप देखें तो जो बड़े हाई राइज सोसाइटीज़ है यहाँ पे NCR में, राजरहाट आप ले लें, कलकत्ता में, पुणे में, बेंगलोर में, वहाँ पे 2 चीज़ों की कमी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक हेल्थ की। और बहुत सारी चीज़ें अभी तो AI की आ गई हैं, इक्विपमेंट्स भी, वॉचेज़ आ गई हैं, आपके मॉनिटरिंग्स आ गई हैं, घरों में भी ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं कि आपका AC, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो ये जो फ्यूचर में हम एस्पायर करें तो उसमें इन चीज़ों के ऊपर सुपरविजन एक फैमिली डॉक्टर का, फैमिली फिजिशियन का पर्सनलाइज्ड, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। ऐसा मेरा विज़न है कि स्मार्ट हेल्थ केयर और AI रिलेटेड जो हमारी सोसाइटी आगे बनेगी और स्मार्ट सिटीज़ की जो बनेगी सोसाइटी, उसमें इस चीज़ का इम्पोर्टेंस बना रहेगा। और रूरल इंडिया में भी जो डेवलपमेंट अभी हुए हैं, जैसे रोड्स का आप देखिए, ट्रांसपोर्टिंग चेंजेस हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे तो उसमें फैमिली मेडिसिन, फैमिली डॉक्टर्स का इंपॉर्टेंस बनेगा, क्योंकि पर्सनल कोच के बिना तो स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं होते हैं। ओके, आप कोई इस तरह का एक एक्सपीरियंस हमारे ऑडियंस के साथ साझा कीजिए, किसी पेशेंट के साथ जिसने आपको अंदर तक झकझोर दिया और फिर आप इस मिशन को लेके बहुत मजबूती के साथ चले। मैं कोविड के टाइम का ही एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक यंग फीमेल प्रोफेशनल गुड़गांव में काम करती थी, मिड क्राइसिस में जब सेकंड वेव आया, उनकी सिस्टर मेरी पेशेंट्स हैं, उनकी सिस्टर, क्योंकि ये फैमिली टाइप का वो रिलेशन हो जाता है, तो उन्होंने बताया कि मेरी सिस्टर को कोविड हो गया, शी इज इन गुड़गांव। तो उस टाइम में बड़ा ये क्वारंटाइन का था कि फिर उनको कोविड हो गया तो वहाँ अकेले कैसे रहेंगी, खाना कैसे खाएंगी। तो उनको उस टाइम में अरेंजमेंट था तो उनको नोएडा लाया गया, एक होटल में रखा गया जहाँ क्वारंटाइन होटल था। अब उसको घर में भी नहीं ले जा सकते थे क्योंकि क्वारंटाइन वाला था, बिल्कुल स्ट्रिंजेंट लॉज चल रहे थे। घर में लोगों को डर भी लगता था कि अपने फैमिली मेंबर को अपने घर में कैसे रखें। तो बड़ा इथिकल मोरल चैलेंज था फैमिली के लिए। फिर बाहर रखा था तो वीडियो पे मेरी उनसे बात होती थी, पेशेंट से भी, उनके जो सिस्टर थी उनसे भी, नाम मैं नहीं बताऊंगा। तो 2-3 दिन तक तो होटल में रही, लेकिन 2-3 दिन में शी स्टार्टेड टू बिकम आउट ऑफ ब्रेथ। तो उनके जो ऑक्सीजन डिप होने लगे और वो उनको बड़े चैलेंजेस होने लगे और वो अकेले रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। और उस टाइम में पूरे दिल्ली NCR में कहीं पे भी बेड नहीं मिल रहा था। तो जो मैं वीडियो पे कॉल करता था और मुझे ऐसा लगता था शी इज़ गोइंग टू डाई, ऐसा लगता था। मतलब आज बात हुई और मुझे लगता था शाम को बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और कोई उनके पास जा नहीं सकता था, वो कहीं जा नहीं पा रही हैं, फ़ोन पे क्या कर सकते हैं।
तो मैंने अपने सोर्सेज से, अपने जो मेरे जान पहचान के, इवन एफपीआई के हमारे मेंबर से मैंने बात की, वन ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनको हमने अरेंज किया। तो वो जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था पेशेंट का अकेले रहने का, और उसमें जो मैं उनके साथ कन्वर्सेशन मेरी होती थी जिसमें लगता था लाइफ एंड डेथ वाला चल रहा था, मतलब एनी टाइम कुछ भी हो सकता था। तो वो 2-3 दिन का पीरियड बड़ा टचिंग रहा, अभी भी मैं उसको याद करता हूँ। अल्टीमेटली उनको हॉस्पिटल में हमने अपने एफर्ट से बेड दिलवाया, पर्सनल एफर्ट से। जब उनको बेड मिल गया तो शी रिमेन्ड इन हॉस्पिटल फॉर 1 मंथ, 1 महीने तक रही, वेंटिलेटर पे रही, और ग्रेजुअली उनको 3 से 4 महीने लगे खड़े होने में, इवन बाथरूम जाने में। और अभी बाद में उनकी फैमिली कुछ यूके में है, कुछ इंडिया में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है, वो सब लोग आए मुझे इनविटेशन देने उनकी शादी का। तो उनकी अभी शादी हो गई, अभी भी वो गुड़गांव में अच्छे कॉर्पोरेट पोजीशन में काम करती हैं, सी सर्वाइव्ड। तो एक सर्वाइवल का एक तो एग्जाम्पल भी है, लेकिन एज ए फैमिली फिजिशियन मैंने उनके जर्नी में मैं उनके साथ था। डॉक्टर के नाते आपको हमेशा याद रहा कि वो एक यंग पर्सन को हम बचा पाए। अगर वो पर्सनल इंटरवेंशन नहीं होता या हमारे साथ उनकी बात नहीं हो रही होती तो क्या पता क्या होता। ट्रस्ट ही था डॉक्टर रमन, उनकी सिस्टर का, कि डॉक्टर रमन को हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर को आप घर में नहीं रख पा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन एक डॉक्टर पे भरोसा है कि वो मेरी बहन का ध्यान रखेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ये बात करने हमें आते हैं कि हमें आप पे भरोसा है, या हम वो अस्पतालों में भी जाते हैं, जब उनको कोई कहता है कि आपको सर्जरी करानी है तो हमारे पास वो डबल चेक करने आते हैं कि डॉक्टर साहब ये ऐसा ऐसा बता रहे हैं। इवन इमरजेंसीज में जाते हैं तो हमें ECG भेजते हैं व्हाट्सएप पे, डॉक्टर साहब ये ऐसे ऐसे है, हॉस्पिटल में बता रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है तो क्या करें हम। सेकेंड ओपिनियन हमेशा हमारे पास वो ट्रस्ट के पर्पज से आते हैं, और नॉट नेसेसरी कि कंसल्टेशन होता है, सिंपल चीज़ें होती हैं जिसमें उनको गाइडेंस चाहिए होती है कि हमारे फादर को ऐसा हो गया, क्रेटिनिन बढ़ गया, किडनी फेल हो रही है, डॉक्टर ने बोला डायलिसिस करना है, कि हम डायलिसिस कराएं या ना कराएं। तो ऐसे डिसीजन में भी लोग हम हमें मतलब साथ में रखते हैं और पूछते हैं, और हम जब राय देते हैं तो कराते हैं। यही दरअसल मरीज सेकंड ओपिनियन के लिए जाता ही तब है जब उसे अपने पहले डॉक्टर पे थोड़ा डाउट होता है उसको। अभी तो अविश्वास का माहौल ज्यादा हो गया है। ये सवाल भी है मेरा कि पहले जो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप था, जो ट्रस्ट था, क्या उसमें आपको लगता है कि जिस तरह का फ्रेगमेंटेड अब हेल्थ केयर सिस्टम हो गया है, उसमें वो ट्रस्ट पीछे रह गया है कहीं? बिल्कुल, बहुत कम रहा। आपने सही वर्ड का इस्तेमाल किया, जो हमने अभी तक अपने कन्वर्सेशन में नहीं लिया था, वो फ्रेगमेंटेड हेल्थ केयर है। तो जो हमारा अप्रोच इन हॉस्पिटल वो फ्रेगमेंटेड डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम को खुद ही नहीं पता कि कहाँ पे किसको दिखाएं, तो फ्रेगमेंटेड हेल्थ केयर होने की वजह से, और स्पेशलाइज केयर होने की वजह से, और ट्रांजैक्शनल केयर है, मतलब एक बार आपको कांटेक्ट होता है फिर दोबारा कभी उस डॉक्टर से मुलाकात नहीं होगी। अब सरकारी अस्पताल में जाएं, एक बार आप गए, दूसरी बार वो डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, तो आपका कंटिन्यूड रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होता है। और इस बीच में सोसाइटी में फैमिली डॉक्टर्स डिक्लाइन पे चले गए, तो जो आपका रिलेशनशिप था हेल्थ सिस्टम तो फैमिली डॉक्टर्स के थ्रू ही था, तो बीच में गैप आ गया। अब लोगों को इसलिए ट्रस्ट के इश्यूज होते हैं कि कॉस्ट वाइज भी और भीड़ भाड़ के हिसाब से भी, और मतलब कि ओवर ट्रीटमेंट, ओवर डायग्नोसिस के भी जो इंसिडेंसेस होते हैं बहुत बार, तो उसकी वजह से भी ये सब समस्याएं आई हैं, और धीरे धीरे ये ट्रस्ट थोड़ा सा मतलब वीक हो गया है। लेकिन ग्रेजुअली जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे फैमिली डॉक्टर्स वापस आ रहे हैं, वापस आ गए हैं, तो इसको दोबारा से मतलब हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। और आपको लगता है कि फैमिली डॉक्टर से बीमारी का इलाज नहीं करता, वो एक कम्युनिटी लीडर भी है? जी बिल्कुल लगता है। अच्छा, अगर एक 5 साल के बच्चे को आपको समझाना हो कि फैमिली मेडिसिन है क्या, तो आप उस 5 साल के बच्चे को कैसे समझाएंगे बहुत आसान शब्दों में? जी, पहले जो बच्चा होता है ना, बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है वो, तो बच्चों को जो चीज़ें वो पढ़ाई से नहीं, वो ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। हमारे पास जब भी आते हैं तो पूरी फैमिली आती है, मतलब अगर किसी मदर को प्रॉब्लम है तो 2 बच्चे साथ होंगे, हस्बैंड साथ में होंगे, वो सब एक साथ कंसल्टेशन रूम में आते हैं। और बहुत बार जो हम एक पेशेंट को देखते हैं, बच्चे भी इंटरेक्ट करते हैं हमसे, बातें करते हैं, पूछते हैं, उनको भी शौक होता है कि हम भी दिखा लें, और वो दिखाते भी हैं। ऐसा होता है कि हमें भी, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो ये जो हमारा जो कंसल्टेशन का जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो ओपन इन्वायरमेंट होता है जिसमें बच्चे भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी का रिस्क नहीं होता है। जैसे हॉस्पिटल में तो 12 साल के बच्चे अलाउड ही नहीं है, वहाँ जा नहीं सकते हैं आप फूल लेके भी। तो हमारे पास जब आती है तो फैमिलीज आती हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, उनसे इंटरेक्शन होता है, तो वो जो हमारा बिहेवियर होता है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा वही कम्युनिकेशन है कि फैमिली डॉक्टर क्या होता है। तो वो जब ऑब्जर्व करते हैं और हमारे जो उनके साथ बातचीत होता है, हमको जो इनको इंगेज करते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई वर्ड्स में उनको हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा बिहेवियर, इंगेजमेंट और वो जो इन्वायरमेंट होता है, वो उनको फैमिली डॉक्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में उनके दिमाग में, हम सबको याद भी है अपने ज़माने में, जब हम याद करें कि फैमिली डॉक्टर्स कोई हमारे अगर होते थे तो हम उनसे बात होती थी, हमारे नाना दादा फैमिली मेम्बर्स जाते थे और हम भी साथ में जाते थे। तो ये मेरे ख्याल से कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, उनको
इस बारे में समझाने का। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे मेडिकल करिकुलम में एम्पैथी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए जितनी की डायग्नोसिस की ट्रेनिंग होनी चाहिए? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकली तो है ऐसा कि हमको एम्पैथी सिखानी है, सिंपैथी सिखानी है, लेकिन बहुत बार जो इन्वायरमेंट होता है वो अदरवाइज होता है। कैसे? अदरवाइज मैं कहूँ तो जैसे बोलते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, अगर आपकी कोई जान पहचान नहीं है तो बहुत बार ये इंसल्टिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। कैसे? जैसे कोई जब आप जाएं, आपको कोई भगा दे, आपको बोले नहीं टाइम खत्म हो गया, बाहर जाओ, आप लाइन में खड़े हैं, कोई भी हो, अगर आपके 20-25 लोग सामने खड़े हैं और आपको छोटी सी चीज़ के लिए बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना और आपको कोई पूछ नहीं रहा है और आपको कोई डांट दे। हाँ। और जैसे लेबर रूम में होता है फॉर एग्जांपल, डिलीवरी के टाइम में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है फीमेल्स के लिए, इमोशनल टाइम होता है, लेकिन उस टाइम में कोई डॉक्टर डांट दे उनको, कोई नर्स उनको बदतमीजी से बात करे, तो ऐसा कॉमन है कि मतलब कि जो एनवायरनमेंट होता है वो हो सकता है ओवरवर्क हो, स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा पेशेंट हो, इसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन जो बात करने का तरीका होता है और जो भीड़-भाड़ होती है उसमें बहुत बार वो एम्पैथी वाली बात रह नहीं जाती है। मतलब टाइम भी कम होता है। अगर आपको 2 घंटे में 200 मरीज़ देखने हैं तो आप क्या एम्पैथी करेंगे, किससे क्या कनेक्ट करेंगे? तो आप सुनेंगे, उसके पहले आप दवाई लिख देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो वो एम्पैथी एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, रोल मॉडलिंग के ऊपर होता है, करिकुलम से ज़्यादा आपके जो एक बोलते हैं हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम में क्या होता है कि हिडन करिकुलम में है कि उससे दुर्व्यवहार हो जाता है, नज़र आता है, तो हम सीखते हैं, और करिकुलम में लिखा कि नहीं अच्छा व्यवहार करना है। तो जब तक इन्वायरमेंट में, आपके एम्बियंस में, आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, ट्रेनिंग के टाइम में आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो रोल मॉडल्स हैं, टीचर्स हैं, उनका व्यवहार, आपके जो कलीग्स हैं उनका व्यवहार पेशेंट के प्रति कैसा है, वो जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तो आप मतलब कि केवल किताबों में उसके इथिकल जैसे गाइडलाइंस की ट्रेनिंग होती है, उस पर कोर्सेज भी चलते हैं, लेकिन एथिक्स को थ्योरी में पढ़ाना और उसको प्रैक्टिस में देखना, तो प्रैक्टिस में तो वो इन्वायरमेंट से ही तो आता है ना, हिडन करिकुलम जिसको बोलते हैं। हिडन करिकुलम में कि अब एथिक्स आपने कभी डांटा है किसी पेशेंट को? मैंने माहौल दोनों देखे हैं, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी काम किया है और प्राइवेट में भी काम किया है। तो गवर्नमेंट में तो ये माहौल रहता है कि पेशेंट्स को आप टाल दो मतलब भीड़ होती है कि आप कल आ जाओ, परसों आ जाओ। प्राइवेट में होता है उनको बुलाओ, बहुत प्यार से बुलाओ, लेकिन उसमें भी फिर अब वो हो जाता है कि कहीं ओवर डायग्नोसिस, ओवर ट्रीटमेंट वाला ये ना हो। डांटते हम नहीं है पेशेंट्स को, बहुत बार पेशेंट हमसे आर्गूमेंट करते हैं, लेकिन डांटने का फ़ायदा इसलिए नहीं होता है क्योंकि फिर हम कौन से फैमिली डॉक्टर हुए जब उनको डांटने की जरूरत पड़ती है। डांट लगाते हैं प्यार से, डांट लगाते हैं मतलब उनको हम काउंसलिंग करते हैं, अगर हम हमारी बात से कन्विंस नहीं, आउट ऑफ केयर होता है, मतलब वो कोई चीखने चिल्लाने वाला डांट नहीं है, वो हमारा एक रिलेशनशिप, हंसी मजाक में बहुत बार ऐसा होता है जो हम उनको समझा देते हैं कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। बहुत बार वाइफ्स कंप्लेन करती हैं, इनको समझाइए कि अल्कोहल ना लें, स्मोकिंग ना करें फॉर एग्जांपल, या हस्बैंड्स अपनी वाइफ के बारे में भी बताते हैं कि ये मोबाइल देखते रहती हैं, सोती नहीं है। बच्चों की कंप्लेन होती है कि ये बच्चे जो है बाहर का खाना खाते हैं, तो आप इनको एडवाइस समझाएं उन्हें, तो आप उनको डांट के तो नहीं बता सकते। तो वो लोग ये सब चीज़ें बातों बातों में हो जाती है, बीमारी कुछ और होती है लेकिन बातों बातों में होता है कि ये तो बाहर से ही खाते हैं, ये तो घर का कुछ अच्छा नहीं डॉक्टर ही कर सकता है। तो हमारे पास तो ये होता है, हम उनको समझा देते हैं। तो समझाने में डांटना नहीं होता है, हमारे काउंसलिंग के स्किल्स भी होते हैं, कुछ हमारा मतलब एक्सपीरियंस भी होता है कि कैसे ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करना, और हम जब प्यार से बताते हैं तो वो बातें हमारी मानते भी हैं। अच्छा, डॉक्टर रमन जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो वो क्या है? वो एक डॉक्टर है, वो एक विजनरी है, या वो एक रिफॉर्मर है? नहीं, मैं इतने बड़े बड़े शब्द रिफॉर्मर विजनरी का तो नहीं लूंगा। एक आपका जो कंट्रीब्यूशन है फैमिली मेडिसिन को मेन स्ट्रीम में लाने का, वो आइकॉनिक रहा है सर, ग्लोबली आपने रिप्रेजेंट किया है। मौके की बात होती है, टाइम की बात होती है। मैं इस टाइम में मैंने पढ़ाई की, मुझे काम करने का मौका मिला, मुझे ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट होने का मौका मिले, मेरे सारे कलीग्स पैन इंडिया, उन सबका रोल है, कंट्रीब्यूशन है, मेरे अकेले का नहीं है। तो मैं एज ए तो सिटीजन ऑफ इंडिया देखता हूँ अपने आप को। तो मैं बताऊँ आपको कि मैंने कभी भी स्कूल में, मुझे कभी भी, या कॉलेज में, हायर एजुकेशन में मुझे फीस नहीं देनी पड़ी क्योंकि मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा, एयरफोर्स स्कूल्स में था, सेंट्रल स्कूल्स में था, बिहार में भी गवर्नमेंट स्कूल्स में था। जो मैंने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई की थी उसमें भी मुझे 770 रुपये फीस लगी थी, हॉस्टल की फ़ीस हमारे 270 रुपये लगती थी। तो मैंने फ्री एजुकेशन मिला है मुझे पैन इंडिया ऑलवेज। दिल्ली में भी जब मैं आया तो रेजिडेंसी जब मैं कर रहा था तो मुझे रेजिडेंसी का स्टाइपेंड मिलता था। तो मुझे कभी अपने एजुकेशन में खर्च नहीं करने पड़े। इसका मतलब है कि सोसाइटी ने मुझे पढ़ाया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सोसाइटी को देना है एज सिटीजन। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि एज ए सिटीजन अगर मैं डॉक्टर हूँ
तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने पेशेंट की कम्युनिटी के लिए, जो जहाँ मैं रहता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बेनिफिट के लिए क्या कर सकता हूँ, अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकता हूँ, ये मेरा सोचना है। एज ए सिटीजन मैं अपने आप को एम्पावर भी फील करता हूँ और रिस्पॉन्सिबल भी फील करता हूँ। बट किसी इंटरनेशनल स्टेज पर अगर आपको इंडियन फैमिली मेडिसिन मॉडल पर कुछ शब्द कहने हो या कुछ देर बोलना हो, तब आप इंडियन फैमिली मेडिसिन सिस्टम को लेकर या इस मॉडल को लेकर क्या कहेंगे? अभी मुझे रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में इनवाइट किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन दुनिया का सबसे बड़ा, वहाँ 2500 फैकल्टी हैं जो फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट में हैं। कनाडा का जो हेल्थ सिस्टम वो वन ऑफ द बेस्ट है। वहाँ पे पूरा फैमिली मेडिसिन, फैमिली फिजिशियन सिस्टम इंटीग्रेटेड इनटू हेल्थ सिस्टम। तो वहाँ मुझे बुलाया गया और मुझे बोला गया कि आप इंडिया के बारे में बताइए कि फैमिली मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। तो यहाँ तो चैलेंजेस हैं ही, लेकिन मैंने फिर ये रियलाइज़ किया कि इंडिया में हमारे बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो हम करते हैं और उनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जैसे वहाँ पे तो बात होती है कि क्वालिटी की बात होती है कि हाई क्वालिटी केयर, स्टैंडर्ड ऑफ केयर, ये सब बातें करते हैं। तो मैंने वहाँ पे बताया कि इंडिया में जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है ना, मल्टी डायमेंशनल है। ये केवल क्वालिटी स्टैंडर्ड से हम उसको एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन नीड से बहुत बड़ी है। अब इंडिया के रेलवेज में ही हैं 2-3 करोड़ लोग रोज चलते हैं। तो वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एड्रेसिंग वॉल्यूम, कि हम कितने सारे लोगों को केयर प्रोवाइड करते हैं इन फैमिली प्रैक्टिस, और हम कितने लोगों को कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ पे 5, 7, 10 मरीज देखते हैं लोग दिन भर में। हमारे यहाँ 50 मरीज, 60 मरीज देखना मेरे लिए कॉमन है। उनके लिए ये आश्चर्यजनक है, लेकिन हमारे लिए तो ये हमारा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज स्पीड, कि वहाँ पे है कि बहुत स्लो चीज़ें होती हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं, सर्जरीज के लिए लाइनें लगती हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आज आप नीज ट्रांसप्लांट सर्जरी कराना चाहें तो आज ही हो जाएगा। तो इंडिया में ये चीज़ भी, ऑनलाइन आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो इंस्टेंट आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ये चीज़ें बाहर में अवेलेबल नहीं है। ये हमारी एक एडवांटेज है। इंडिया में फैमिली डॉक्टर को कहीं भी कनेक्ट करना चाहें तो आप आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिजिटलाइजेशन के थ्रू, पेमेंट गेटवेज के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई इसमें हिंड्रेंस नहीं है। तो ये सब चीज़ें इंडिया में बहुत बढ़िया हैं। और इंडिया में जो एक फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रिफॉर्म्स है, वो भी अभी 10 सालों में हमने देखा है कि जो जो बातें हमने सरकार को कही हैं वो बातें मान ली गई हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन में बहुत टाइम से हम ट्राई कर रहे थे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हमारी बातें को सुन ले। फिर हमने लिखा प्राइम मिनिस्टर को। तो इंडिया में एक सिस्टम है कि आप लिख सकते हैं। तो बहुत बार हमें लगता है कि हाई ऑफिसेज में हम लिखते हैं तो कोई बात सुनी नहीं जाती, ऐसा नहीं होता है। तो हमने जब लिखा तो 1 साल बाद रिप्लाई आया कि आपने जो कुछ भी ये पॉइंट्स रेज किए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिप्लाई आया मुझे। तो ये हम नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट में एड्रेस करेंगे। और वाकई में जब एक्ट आया तो उसके सेक्शंस में फैमिली मेडिसिन अभी भी आप देखें तो मेंशन्ड है। तो ये हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ हुई। चैलेंजेस तो हैं ही यहाँ पे कि इतनी डाइवर्सिटी ये सब है, लेकिन हमारी बात सुनी तो जा रही है। मैंने एक बार हेल्थ सेक्रेटरी को लेटर लिखा, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कोई हमारे को जवाब देगा। मतलब इंडिया में कॉमनली ऐसा सोचते हैं कि एमपी सेक्रेटरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसकी सुनती होगी। 3-4 दिन बाद मुझे कॉल आ गई मिनिस्ट्री से कि आप आइए, आप क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे हमारे टाइम में जब जिनसे हमारी बात होती थी, सेक्रेटरी हेल्थ थे मिस्टर देसी राजू, तो उन्होंने उनसे बात हुई। वो ग्रैंडसन ऑफ प्रेसिडेंट राधाकृष्णन। तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने सारी बात सुनी और उन्होंने सपोर्ट किया। हमारे कॉन्फ्रेंसेस को में आए वो हेल्थ मिनिस्टर भी, जिनको हमने अप्रोच किया वो आए, वो हेल्थ सेक्रेटरीज को जिन्होंने अप्रोच किया वो आए, वो यूपी गवर्नमेंट ने भी जो हमने इनिशिएटिव्स के लिए शुरू किया। फॉर एग्जांपल फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर्स को कोई जॉब नहीं थी सरकारी सिस्टम में, कोई गजट में ही नहीं था कि ये कोई हो सकता है। तो यूपी गवर्नमेंट फर्स्ट गवर्नमेंट है जिसने फैमिली मेडिसिन को एज ए स्पेशलिस्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रिक्रूट किया है। तो ये हमारे इनिशिएटिव से हुआ। एम्स में फैमिली मेडिसिन पढ़ाई नहीं होती थी दिल्ली में, तो हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लिखा कि आप कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में तो करें। तो वो नीति आयोग गया, नीति आयोग से मीटिंग हुई और आज के डेट में मैं प्राउडली बता रहा हूँ आपको कि कम से कम 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं एम्स वाले, ऋषिकेश, जोधपुर, भोपाल, ऐसे और 3 हैं जहाँ पे एमडी फैमिली मेडिसिन की पढ़ाई शुरू हो गई। और जब मैंने देसी राजू साहब का नाम बताया तो उन्होंने जब इनिशिएटिव लिया तो पूरे इंडिया के स्टेट सेक्रेटरीज को लिखा उन्होंने कि आपको अगर फैमिली मेडिसिन स्टार्ट करनी है तो हम फंड देंगे 5 साल का। उस पर केरल में इंडिया का फर्स्ट फैमिली मेडिसिन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ एमडी का। कालीकट मेडिकल कॉलेज स्टेट में है ये इंडिया के? इंडिया में जो साउदर्न स्टेट्स हैं, केरल, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा ये इसमें हमारे हेल्थ सिस्टम्स भी वहाँ के एडवांस्ड हैं और वहाँ पे रिसेप्टिव इन्वायरमेंट भी है जिसमें रिफॉर्म जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। लेकिन नॉर्थ में भी जैसे मैंने एग्जांपल बताया यूपी का, जहाँ हम अभी हैं, यहाँ भी मतलब
काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं और सुनते, तो हमारी बात सुनी जा रही है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती और है। यही रीजन है मेरे ख्याल से कि बाहर से लोग इलाज कराने इंडिया आते हैं। हाँ बिल्कुल, तो हमारे यहाँ जो स्पीड है, मैं जो बता रहा था आपको, बाहर के लोगों के लिए छोटे MRI करानी तो हो ही नहीं सकती, 2-2 साल की लाइन लगी होती है। अगर आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो लंदन में आपको 3 घंटे का वेट करना पड़ेगा आपको इमरजेंसी में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, इंस्टेंट यहाँ पे एक्सेस है और सर्जरी सारे इंस्टेंट हो सकती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरह की आज की लाइफस्टाइल है उसमें, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया कि फ्रेगमेंटेड हेल्थ केयर वर्ल्ड, इसमें रिलेशनशिप बेस्ड मेडिसिन लग्जरी है क्या? लग्जरी नहीं है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। लग्जरी नहीं है तो नेसेसिटी है, क्योंकि आप जब कोई भी सर्विस होता है ना, तो सर्विस में आप किसी चीज़ में आप मतलब ये मैंने प्राइवेट में देखे तो कस्टमर केयर होता है, तो आप कोई भी ऐसा ड्यूरेबल कस्टमर केयर या किसी भी इंडस्ट्री में देखें, ऐसा नहीं कि कस्टमर बैंक हो, टेलीफोन हो, कस्टमर केयर नहीं है, लेकिन हेल्थ केयर में नहीं है। हेल्थ केयर में आपको एक्सेस करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, आपको दोबारा से जाना पड़ता है, फिजिकली जाना पड़ता है, और रिलेशनशिप के लिए कोई डॉक्टर अपना फ़ोन नंबर देने को तैयार नहीं है और बात करने को तैयार नहीं है। तो ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो कि अपने कस्टमर से, मैं कस्टमर नहीं, उनको तो पेशेंट हमारी कम्युनिटी फैमिलीज होती हैं, लेकिन मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप एक ज़रूरी चीज़ है, चाहे कोई भी आप सर्विस दे रहे हो। और मैं डॉक्टर्स को भी बोलता हूँ कि आप पेशेंट से रिलेशनशिप, मेरे व्हाट्सएप में कम से कम 25,000 फैमिलीज के नंबर हैं, और वो लोग, हम सोचते हैं कि शायद लोग परेशान करेंगे। बहुत बार ऐसा एक कॉमन परसेप्शन है अमंग डॉक्टर्स की, नहीं लोग तंग करते हैं या गलत टाइम पे फ़ोन, ऐसा नहीं करते हैं। लोग रिस्पॉन्सिबल है, समझते हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है करेंगे, उनसे बात करेंगे तभी उनका इलाज हो पाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा, जब AFPI की नींव रखी जा रही थी तब आपको लगता था कि इतना बड़ा मूवमेंट बन जाएगा आगे चल के? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हर चीज़ का एक मौका होता है कि 1947 के पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ये जो 80s में जो फ्रेगमेंटेशन और हाइपर स्पेशलाइजेशन का जमाना आया, तो उसमें कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस की रिक्वायरमेंट सोसाइटी में भी फील की जा रही थी। अमंग डॉक्टर्स भी है, पॉलिसी मेकर्स भी है, पॉलिटिशियंस भी हैं, सब लोग समझ रहे थे इस बात को कि ये मिसअलाइन हो रहा है। तो जब ये इस्टेब्लिश हुआ हमारा ऑर्गेनाइजेशन, और जब ये हमने बात करनी शुरू की, जब ये मूवमेंट बढ़ना शुरू हुआ, तो ऑटोमेटिक ये टाइम्ड हो गया, उससे सिंक्रोनाइज हो गया, और ये इवॉल्व हो गया, एक बड़ा मूवमेंट बन गया। जो ऑडियंस इस वक्त हमें सुन रहे हैं, चाहे वो हम इंडिया में बात करें या ग्लोबली, उनको आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे फैमिली डॉक्टर्स को लेकर? वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? लोगों में ये पब्लिक परसेप्शन ज़रूरी है कि फैमिली डॉक्टर इंपॉर्टेंट है। बहुत बार जो हम सेल्फ डायग्नोसिस करते हैं, सेल्फ हम केयर जो एक्सेस करते हैं, हम गलत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको उसमें अगर गाइडेंस मिल जाती है एक फैमिली डॉक्टर्स की, तो आप, जैसे GPS है, तो आप GPS के साथ गाड़ी चलाएं या ऐसे भी जा सकते हैं, विदाउट मैप भी जा सकते हैं, तो आप खोज सकते हैं। हेल्थ सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं कि डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे चैलेंजेस नहीं है, लेकिन इंडिया में ज़रूरी है कि आपको एक हेल्पिंग हैंड हो। जो फैमिली फिजिशियन का जो कोर है, उसको हम बोलते हैं कि फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। तो आपको एज ए फैमिली फिजिशियन आप फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड अपना रख सकते हैं, पर्सनल कोच रख सकते हैं, और उनसे आप जानकारी लेके अपने और अपने फैमिली का इस चैलेंजिंग टाइम्स में मतलब ध्यान रख सकते हैं। बहुत ही सही शब्द आपने यूज किए, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। एक डॉक्टर का यही रोल है, और आज हमने जाना कि कितना जरूरी है फैमिली डॉक्टर का होना, क्योंकि वो आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ हिस्ट्री को जानते हैं और आपको ज्यादा बेहतर सलाह दे सकते हैं। इसलिए मेन स्ट्रीम में इस ट्रेडिशन को वापस लाने के लिए डॉक्टर रमन ने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है और ये समझाने की कोशिश की है कि वो आपको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। डॉक्टर रमन, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आए, अपनी राय और बहुत सी नई बातें हमें जानने को मिली। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।